हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वन दरोगा के फुल लेंथ मॉक टेस्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ की 5th वीडियो है। इससे पहले हमने 400 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन को देखेंगे जो साइंस से रिलेटेड है और ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। वीडियो के रूल्स प्रीवियस वीडियो के जैसे ही हैं, यानी कि आपको सबसे पहले स्वयं से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि फाइटो हार्मोन क्या है। ठीक, फाइटो हार्मोन क्या है, तो आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपने आप से पहले इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे करते करते आपको लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फाइटो हार्मोन क्या है। तो फाइटो हार्मोन क्या होते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, और उनमें जितने भी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उन सबका नियंत्रण करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूँ फाइटो हार्मोन की, तो ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकानिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ये 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा आंसर हो गया शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियम, यानी कि पौधे द्वारा तो ये संश्लेषित किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, प्लांट्स द्वारा। और किस लिए किए जाते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो उनके अंदर होती है उनके लिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनेगा। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl का जो वाटर वाला सॉल्यूशन है, यानी एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए, NaCl होता है। ठीक है, अगर हम इसमें और एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि H2O, इसमें हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा H2, ठीक है, प्लस Cl2, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, NaOH। ठीक है, ये बन गया। अगर इसके बैलेंस करें तो 2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, ये बैलेंस हो गया। ठीक, तो NaCl और का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें अगर करंट पास करेंगे तो H2 गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो आंसर में देखते हैं, सोडियम और पानी नहीं, सोडियम और क्लोरीन नहीं, हाइड्रोजन और क्लोरीन होता तो ये सही था, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर डिस्प्लेस कर देता है और 20 जूल वर्क करता है। ठीक है, बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए। ठीक है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो एक ही फॉर्मूला पता है हमको, W=FS cos थीटा। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, वर्क भी दे रखा है, फोर्स भी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, कॉस थीटा निकालना है। रख देते हैं सारी वैल्यू। W की वैल्यू है 20 और ये भी है 20, F की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट है 2 और कॉस थीटा यहाँ निकालना है हमें। 20 से 20 गया, इसको इधर भेजेंगे, 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा की 1/2 पे कहाँ पे वैल्यू होती है, 60 पे, 60 पे होती है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 60। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं। अणु का जो गठन करते हैं उनकी परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है चैप्टर वाली वीडियो में। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, एटमोसिटी बोलते हैं। ठीक, एटमोसिटी यानी जैसे कि O2 हो गया, O3 हो गया। ठीक है, इसमें देखिए ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल से, 2 हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायटोमिक, ट्राइएटमिक, ऐसी होता है। मोनोएटमिक होता है, मोनोएटमिक जिसमें एक होता है, जैसे आर्गन हो गया, जितनी नोबेल गैस होती है सब क्या होती है, मोनोएटमिक, जो सिर्फ एक एटम से बने होते हैं। ठीक है, डायटोमिक जिसमें सिर्फ 2 एटम होगा, जैसे O2 हो गया। ट्राइएटमिक जिसमें 3 एटम होंगे, जैसे पॉलीएटमिक। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं 2, 3, 4 जितने भी है, इसको बोलते हैं एटमोसिटी। ठीक है, एटमोसिटी हो गया इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। ठीक, खत्म होने के बाद, यानी कि जो फिनिश लाइन है उसको पार करने के बाद भी भागता इसलिए रहता है क्योंकि जो उसको इनर्शिया ऑफ मोशन है, यानी इनर्शिया ऑफ मोमेंटम, वो उसको भागने पे मजबूर कर देता है। अगर रुकेगा तो एकदम से गिरेगा। ठीक है, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, और यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए। क्या है, ये इनर्शिया है। ठीक, तो मोशन में था वो, मोशन में, तो यहाँ पे कौन सा इनर्शिया लगेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें लगेगा मोशन ऑफ इनर्शिया, यानी वो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट में नहीं आना चाहता है। 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, यानी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, इसमें किस चीज़ का विरोध करेगा, वो मोशन का विरोध करेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, वो रुकने का विरोध करेगा। ठीक, और थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी उसमें डायरेक्शन चेंज होने का विरोध करेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, की गति की जड़ता उसे, यानी इनर्शिया उसे आगे बढ़ाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, जो इसकी डेंसिटी है, क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, शून्य होता है, पानी के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए बर्फ जो है वो पानी पे तैरता है, इसका कारण ये है कि जो इसकी डेंसिटी है वो कम है। ठीक है, जो इसकी डेंसिटी है वो कम होती है। आंसर नंबर 2 सेकंड है। अब अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब कोई भी चीज़ क्यूब, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसकी डेंसिटी इससे कम होगी, यानी 1 से कम होगी, वो क्या होगा, वाटर पे तैरेगी। ठीक है, और किसी की भी डेंसिटी इससे ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा, तो वो वाटर में डूब जाएगी। ठीक, और अगर मैं बात करूँ डेंसिटी ऑफ आइस, तो उसकी डेंसिटी थी 0.9, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो देखिए ये 1 से कम है, 0.91 है, इसलिए ये तैरेगी। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा होता तो वो डूब जाती। ठीक है, 1 से ज़्यादा होती डूब जाती। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपरेन का सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक है, ऑपरेन थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू। ठीक, तो देखिए ऑपरेन ने क्या कहा था, देखिए जो ये थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ इन्होंने सबसे पहले दिया था 1924 में, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में इन्होंने कहा था कि जो जो लुईस पास्चर है, लुईस पास्चर ने उस टाइम एक स्टेटमेंट दिया था कि जो जीव है उनकी उत्पत्ति जीव से ही होती है। ठीक है, यानी लिविंग थिंग्स की उत्पत्ति लिविंग से ही होगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये बिल्कुल सही बात है, जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही होगी, लेकिन जो पहला जीव था पृथ्वी पे, उसकी उत्पत्ति किसी जीव से नहीं हुई है, किसी नॉन लिविंग थिंग से हुई है। ठीक है, उसकी उत्पत्ति किसी निर्जीव चीज़ से हुई है, पहला जो जीव था। ठीक है, ये कहा इन्होंने, और उन्होंने इस थ्योरी में ये बताया, और इन्होंने अपने जो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो थ्योरी दी थी, उन्होंने इसमें ये कहा कि जो सजीव और निर्जीव हैं ये अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, बस जो इनकी संरचना है वो अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल से मिलके बनती है, मतलब अलग अलग केमिकल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ये सब किससे हो रहा है, केमिकल से हो रहा है। ठीक है, केमिकल मॉलिक्यूल से हो रहा है, तो इसलिए जो इनका जो ये था सिद्धांत था वो किस पे था, केमिकल एवोल्यूशन पे था। ठीक है, रासायनिक वे, इन्होंने कहा कि जितने भी हैं सजीव और निर्जीव हैं सबका विकास किससे, रासायनिक मॉलिक्यूल से हुआ है, तो ये अलग नहीं होते, सब क्या होते हैं, रासायनिक रूप से समान होते हैं, रासायनिक रूप से देखें तो ये समान होते हैं, ऐसा कहा इन्होंने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरण वेग अधिक होता है, एक्सेलरेशन मोशन सबसे ज़्यादा किसमें होगा। देखिए जब वो आयताकार पथ पे दौड़ेगा, जब वो षष्ठकोणीय यानी कि हेक्सागोनल ट्रैक पे दौड़ेगा, या फिर ऑक्टागोनल पे दौड़ेगा, या फिर सर्कुलर पे दौड़ेगा। ठीक, तो इसका आंसर है कि सर्कुलर पे दौड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये देखिए एनसीईआरटी में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये जो क्रियाकलाप वगैरह होते हैं एनसीईआरटी में, वहाँ से भी एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। देखिए सबसे पहले बोला कि अगर एथलीट एक षष्ठकोण यानी इस पे दौड़ रहा है हेक्सागोनल ट्रैक पे, तो उसको अपनी डायरेक्शन कितनी 6 बार चेंज करनी पड़ेगी, पहले इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, 6 बार चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हम इसको बढ़ा दें, इसकी भुजाओं को बढ़ा दें, यानी कि 6 से 8 कर दें, तो फिर 8 में क्या होगा, इसे 8 बार अपनी दिशाओं को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बोल रहा है कि यह देखा गया है कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करेगा, जितने इसके मतलब भुजाएं बढ़ाएंगे उतनी क्या होगा, उसके मुड़ने की संख्या में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अब आगे क्या किया हमने, क्या किया, और बिंदु इस पे ऐड किया, और बिंदु ऐड किए, तो बिंदु ऐड कर करके क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, इसको मतलब और फैला दिया, जैसे ये 6 थे, यहाँ पे एक बिंदु ऐड किया तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, 8 बन गया, इसमें और बिंदु ऐड करके इसको क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। ठीक है, और सर्कल बना दिया। अब जब सर्कल बन गया इसमें, तब देखिए लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग एक वृत्त के समान हो जाएगा। ठीक है, सर्कल बन जाएगा। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिणाम वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होगा। ठीक है, यानी जब उसका जो वेग परिवर्तन होगा कब होगा, जब उसके गति के दिशा में परिवर्तन होगा। ठीक है, तभी उसके में चेंज होगा। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण, त्वरित यानी एक्सेलरेशन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वृत्तीय गति। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैसों में किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है। ठीक है, तो किसकी वजह से फूलता है कोई चीज़, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होती है। जैसे रोटी बनती है तो रोटी में भी क्या कैसे फूलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से फूलती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी है। ठीक है, तीसरा पीरियड है, उसमें सेल्स की संख्या कितनी है। पीरियड ऐसे होते हैं। ठीक है, टोटल 7 पीरियड है। तीसरे में कितना, पहले में कितना होता है सेल, 1, दूसरे में कितने सेल होते हैं, 2, तीसरे में कितने सेल होते हैं, 3, चौथे में कितने होते हैं, 4 एंड सो ऑन। तो तीसरे में कितने सेल होते हैं, 3 सेल। और तीसरा जो पीरियड होगा सारे जितने भी एलिमेंट होंगे इनमें सब में कितने होंगे, 3 ही सेल होंगे।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है। देखिए, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस पे आप कंफ्यूज होते हैं एको होगा या रिवर्वेशन होगा। ठीक है, एको या रिवर्वेशन। एको जब होता है मतलब एक बार ध्वनि जाती है टकरा के वापस आ जाती है, एक बार में मतलब रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है, उसे बोलते हैं एको। रिवर्वेशन क्या होता है, जब बार बार टकरा के आती है, मतलब जो रिफ्लेक्शन होता है बार बार होता है अलग अलग सरफेस से, और जो ध्वनि होती है वो बनी रहती है। ठीक है, तो द रिपीट हो रहा है यहाँ पे, रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड। ठीक है, जो साउंड वो दोहरा रहा है बार बार, तो इसमें क्या होगा, एको तो होगा नहीं। एको में हमें क्लियर आवाज़ सुनाई देती है, एक बार आता है रिफ्लेक्ट, इसमें गूंज बन रही है, मतलब दोहराया जा रहा है साउंड को बार बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिवर्वेशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट ऑब्टेन बाय रिडक्शन यूजिंग कार्बन। ठीक है, तो जब हम अयस्क का रिडक्शन करते हैं, ठीक है, अपचयन करते हैं, तो उसमें 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, एक तो उच्च अभिक्रिया हाई रिएक्टिविटी, और एक हो गया मध्यम, ठीक है, मीडियम, और एक होता है लो। ठीक, तो मीडियम और लो के साथ तो कार्बन कर देगा, ठीक है, लेकिन जो हाई वाले होते हैं, हाई रिएक्टिव, उनके साथ अपचयन नहीं कर सकता, उनका अपचयन नहीं कर सकता। और हाई में क्या होते हैं, सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जो हाई रिएक्टिव हो गए, इनका जो अपचयन होगा यानी कि रिडक्शन होगा वो कार्बन के उपयोग से नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हाई कौन है, ये है सोडियम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सोडियम। सोडियम का नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। ठीक है, एक्सटिंक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या चाहिए इनमें से हमें। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, रिप्रोडक्शन, प्रजनन। प्रजनन करेंगे तभी उसका एक्सटिंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बने रहेगा, उनका अस्तित्व बने रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। ठीक है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है इनमें से, तो सबसे हार्डेस्ट होता है डायमंड। ठीक, सबसे हार्डेस्ट तो डायमंड हो गया पदार्थ। अगर सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट पूछे पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, ऑस्मियम। एलिमेंट की बात करें तो ऑस्मियम, ऑस्मियम। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में पूछे तो ऑस्मियम, या फिर एलिमेंट पूछे तो ऑस्मियम, और अगर पदार्थ मिल गया तब तो हो गया हीरा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सोचते हैं मनुष्य के एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण बचानिए। देखिए कनेक्टिव टिश्यू जान लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ये देखिए, एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हो जाते हैं ब्लड और लिम्फ। फिर होता है स्केलेटल, इसमें हो गया बोन और कार्टिलेज। ठीक, फिर होते हैं प्रॉपर या फिर इसी को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये जो हो गया, ये हो गया हमारा एरोलर हो गया, एडिपोस हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया। लिगामेंट और टेंडन क्या होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक, तो ये सब तो हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब देखते हैं अपने ऑप्शन में। ऑप्शन में है कि पहचानिए, अच्छा एक कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण कौन सा है, तो बोन है। देखिए बोन दिखा था मैं, बोन और कार्टिलेज स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में, तो ये हो गया बोन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द जिगजैग लाइन सेपरेट्स। ठीक, तो जिगजैग लाइन होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो किसको अलग करती है। ठीक, जो जिगजैग लाइन है वो है किस चीज़ की, पहली बात वो है मेटलॉइड की, और अलग किसको करेगी फिर वो, इधर है मेटल, इधर है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल को मेटल से अलग करती है, और ये लाइन किसकी होती है, मेटलॉइड की। ठीक, देखिए ये है जो जिगजैग। ठीक, इधर है मेटल, इधर है नॉन मेटल, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन, इसको बोलते हैं मेटलॉइड। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया धातु को अधातु से, यानी कि बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। ठीक, 746। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। ओके, कार्य का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, W=Fs। ठीक, फोर्स दे रखा है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी 1 है, 1 × 1 1, तो W=1 जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 जूल। ऑप्शन नंबर बी।
ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। ऊर्जा बताना है, एनर्जी बताना है। तो एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी की बात हो रही है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H=VIT होता है एक, और क्या होता है I²RT होता है, और एक और होता है V²/RT होता है। ठीक, अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उस अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में I दे रखा है, R दे रखा है और T दे रखा है, तो हम ये वाला लगा देते हैं, H=I²RT, H=I²RT। ठीक, वैल्यू रखते हैं, I की वैल्यू 1.5 का स्क्वायर इंटू R दे रखा है 10, और T दे रखा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। ठीक है, सेकंड में इसको चेंज करेंगे SI मात्रक में। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2.25 इसका होल स्क्वायर करने में 10 × 60। ठीक है, इसको करेंगे 225 इतना हो जाएगा इंटू 6। ठीक, 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, 15 और 13। ठीक, ये आ गया, और ये किस में आएगा, वाट में आएगा। क्यों, एनर्जी का मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1350 वाट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इफ द 3 रेजिस्टर 10, 8 एंड 7 आर कनेक्टेड इन सीरीज, श्रृंखला में जुड़े हुए, तो इनका रेजिस्टेंस बताइए, टोटल रेजिस्टेंस। तो जब सीरीज में जोड़ते हैं तो सिंपली जोड़ देते हैं। ठीक है, R' = R1 + R2 + R3, सीरीज में सिंपल जोड़ देते हैं। 10 और 8 18 और 7 25, तो 25 ओम हो गया इसका आंसर। अब देखिए, इतने आसान क्वेश्चन को भी आप गलत कर सकते हो एग्जाम में। क्यों, जल्दीबाजी में और यूनिट नहीं देख के। ठीक है, पता चल रहा है कि पहले वाले भी 25 आया, लगा के चले गए। ठीक है, जबकि वो पास्कल दे रखा था। तो यूनिट का भी विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइज्ड एग गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ। ठीक, तो फर्टिलाइज एग कहाँ पे इम्प्लांट होता है, देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एग रिलीज होता है, एग रिलीज, और ये क्या है हमारा फ्लैपियन ट्यूब। ठीक, फ्लैपियन ट्यूब से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे जो स्पर्म है और एग सेल यहाँ मिलते हैं, जाइगोट बनते हैं। डे 1 में देखिए जाइगोट बन गया, और ये जाइगोट कहाँ पे जाके चिपकता है, ये यूट्रस की वॉल पे, और यहीं पे ये अपना डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाके चिपकता है, यूट्रस की वॉल पे। तो यही पूछा गया था, इम्प्लांटेशन की क्रिया कहाँ पे होती है, कहाँ पे चिपकता है वो, तो यूट्रस यानी गर्भाशय में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की SI यूनिट बतानी है। ठीक, तो मोमेंटम की SI यूनिट थी kg मीटर/सेकेंड। ठीक है, यानी मोमेंटम क्या होता है, M = PV, M का क्या हो गया kg और V का क्या हो गया मीटर/सेकेंड। ठीक, तो kg मीटर/सेकेंड, तो ये ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती है। प्रजनन की, जब प्रजनन होता है उसके बाद जो भिन्नताएं उत्पन्न हो सकती है वो कैसे हो सकती है, वंशागत हो सकती है या परिवर्तित हो सकती है, कम संशोधित। देखिए, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कुछ तो वो वंशागत होते हैं, कुछ तो अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं, लेकिन कुछ उसमें नए आते हैं, कुछ उसमें नए आते हैं। तो प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं इसमें पहले बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप की क्या होते हैं, भिन्नताएं होती हैं। कैसी होती हैं, परिवर्तित हो सकती हैं। इसका आंसर क्या होगा, परिवर्तित, यानी कि जो उसके पेरेंट्स में है, जो उसके पेरेंट्स में उससे अलग होंगी, उससे चेंज्ड होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, चेंज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू दोज ऑफ 8 एलिमेंट लाइक विद म्यूजिकल नोट्स। ठीक है, दिस लॉ इज नोन एज। ठीक, तो ये किसका लॉ है, सा रे गा मा पा नी धा। ठीक है, इन्होंने दिया था ना, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, इस 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, उसके बाद फिर आ जाएगा सा, फिर ऐसे ही, मतलब पहला जो होगा वो किससे मिलेगा, 8 में से। ठीक है, पहला किससे मिलेगा, 8 में से। इसी प्रकार ये किसने दिया था ये नियम कि जो पहला जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी 8 में से मिलेगी, तो ये तो ऑक्टेव्स किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स था। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग नहीं है। देखिए, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग किया जाता है इससे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक रिमूवल ऑफ पेस्टिसाइड फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी। ठीक है, अगला देखते हैं, ड्रिलिंग होल्स और मेकिंग कट्स ऑफ डिजाइन शेप। ठीक है, ये भी होता है। फोर्थ है अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट इन मेटल्स, ये भी सही है। जैसे कि पुल वुल हो गए, उनमें क्रैक्स हो गए, उनका पता लगाने के लिए, या फिर डैम हो गए, उनमें जो क्रैक हो गए उनका पता लगाने के लिए इसी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पेस्ट को मारने के लिए,
पेस्ट को मारने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो NaCl की बात करें तो ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बनता है क्या? NaCl, यानी कि सॉल्ट। ओके, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, एक मजबूत अम्ल और मजबूत, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है कि मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना होगा? ठीक, देखिए करते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है। यानी स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल जी m/r², जहाँ पे m क्या होता है? प्लेनेट का मास, r क्या होती है? प्लेनेट की रेडियस। ठीक, तो ये मान लेता हूँ कि मैं ये है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, अब वो काल्पनिक है जो इमेजिनरी प्लेनेट है उसका g' मान लेता हूँ जो निकालना है। ठीक है, जी तो जी रहेगा, ये हर जगह सेम ही रहता है। m बोला है उसने कि आधा जो पृथ्वी, हाँ आधा है ये। ठीक है, तो m/2 कर देता हूँ मैं इसको, पृथ्वी का आधा, और जो त्रिज्या है वो भी आधी है यानी कि r/2 कर देता हूँ, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा g' इज इक्वल टू g m/r²/4। ये हो गया। अब देखिए निकाल देते, इससे g से डिवाइड कर देते हैं, यानी अर्थ का जो g है उससे डिवाइड कर देते हैं। यानी देखिए g' कर देते हैं तो इधर आ जाएगा g m/2 है ये। ठीक, और ये है r/2/2। ठीक, डिवाइडेड बाय g m/r, ये पृथ्वी का उससे g से g कट गया, m से m कट गया, r से r कट गया। ठीक है, ऊपर देखिए क्या बचा? 1/2 है, इसके नीचे भी है 1/4, सॉरी यहाँ पे 4 था। ठीक है, देखिए ये बचा है g/g' इज इक्वल टू, ऊपर बचा था 1/2/1/4। ठीक, इसको पलट देते हैं इसको, तो हो जाएगा g' इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4/1, इसे काटा तो 2 बार गया। ठीक है, g' की वैल्यू क्या आ गई? 2g। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो डी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता, निम्न में से कौन सी कंडीशन है जिसमें हम कॉनकेव मिरर का उपयोग नहीं करेंगे? सेविंग में करते हैं, हेडलाइट्स में करते हैं, टॉर्च में भी करते हैं। ठीक है, लेकिन रियर व्यू देखने के लिए किसका करते हैं? मतलब गाड़ी के साइड में जो होता है, पीछे जितनी भी गाड़ी आ रही होती है उसको देखने के लिए किसका होता है? वो होता है उत्तल की कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट देखते हैं, एक फूल के प्रजनन भाग कौन सा है? द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट कौन सा है? देखिए होता है पुंकेसर और कार्पल्स होता है। ठीक है, कार्पल्स होता है, पुंकेसर और कार्पल्स। देखिए जो पुंकेसर होता है यानी स्टेमन जो होता है, स्टेमन ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो पिस्टाइल बोले या फिर कार्पल बोले, ठीक है, ये क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, और इन दोनों से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर में। तो रिप्रोडक्शन पार्ट क्या हो गया? कार्पल और स्टेमिन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? यानी किसी स्प्रिंग को हम दबा के रखते हैं तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्प्रिंग। ऐसा किसके कारण होता है? तो उसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, जो उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर। ठीक है, और अगर मैं करंट का फॉर्मूला पूछूँ तो I इक्वल टू Q/T होता है। ठीक है, यहाँ से एक और मात्रक क्या बन गया? Q का होता है कूलाम और T का होता है सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड। ठीक है, कूलाम पर सेकंड भी इसका मात्रक होता है और SI मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु भार W है। ठीक, इसका परमाणु संख्या N है, तो इसके परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक, देखिए प्रोटॉन, जैसे कोई एक तत्व है X, तो नीचे में जो क्या होता है? ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। ऊपर में क्या होता है? ये होता है मास नंबर। ठीक है, यानी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो ये नीचे होता है यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है, ये होता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, तो ये तो हमें दे रखा है, परमाणु संख्या दे रखा है, और यही पूछ रहा है प्रोटॉनों की संख्या, तो N ही होगा। N क्या होगा इसमें? प्रोटॉनों की संख्या।
ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें उत्पन्न करंट कितना होगा। I इक्वल टू क्यू बाई टी लगा देते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी, और कूलाम दे रखा है हमें 2 कूलाम, तो 2, और सेकंड दे रखा है 1, ठीक है। तो I की वैल्यू कितना आएगी, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, यदि गति के 7 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा। ओके, तो देखिए इसको कैसे करना है। देखिए मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि जब भी कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो v0 ले लेंगे, ठीक है, और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो u0 ले लेंगे। इस कंडीशन में नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो इतना ऊंचाई तक जाती है और फिर वो लौट के आ जाती है, ठीक है, मतलब मैक्स पॉइंट पे जाएगी फिर वहाँ से लौट आएगी। और ये पूछ रहा है 7 सेकंड के बाद उसका विस्थापन कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम u निकाल लेते हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं थर्ड वाली इक्वेशन लगा देता हूँ। देखिए u निकालना है, u के लिए 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब कौन सी लगाए, पहले वाले में टाइम भी चाहिए होगा, टाइम दे नहीं रखा, मतलब पहले कंडीशन के लिए टाइम नहीं दे रखा है, दूसरे कंडीशन का टाइम दे रखा है, दूसरे वाले में भी टाइम चाहिए, तो तीसरा लगा देता हूँ, यानी वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर की वैल्यू 0, ठीक है, यू स्क्वायर निकालना है प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या ले लेंगे जी, और जी माइनस में लेंगे, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो जी 10 ले लिया, और ए एस दे रखा है, ए एस कितना है 80, ठीक, तो इसके इंटू करके इधर भेज देते हैं, यानी ये हो जाएगा यू स्क्वायर इजल टू 1600। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू आ गई 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमें निकालना है कि 7 सेकंड में कितना विस्थापित होगा। 7 सेकंड के लिए निकालते हैं, सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है हमें, u पता है हमें 40, टी पता है हमें कितना है 7 प्लस हाफ ए टी, ए नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं -10, और टी स्क्वायर, टी कितना है 7 का हो गया स्क्वायर 49, ठीक है। इसको काटेंगे कि कटेगा 5 बार में, -5 और -5 किससे इंटू करेंगे। देखिए पहले इसकी कर देते हैं, 7 चौको 28, ठीक है, और 49 में करेंगे 5 की इंटू, ठीक है, 49 में 5 की करेंगे 24, ये आ गया, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से 5 गया, ठीक है, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, ठीक है, तो आंसर आ गया 35, ठीक, 35 मीटर आ गया आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर ऑफ डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, मेटल। तो अगर हमें इनमें से पता चल जाए कि मेटल कौन है तो हम बता सकते हैं कि वह बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए 7 पे कौन होता है, नाइट्रोजन, 20 पे क्या होता है, कैल्शियम, 6 पे क्या होता है, कार्बन, 17 पे क्या होता है, क्लोरीन। इनमें से मेटल क्या दिख रहा है आपको, कैल्शियम दिख रहा है जो 20 पे, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया 20, ठीक। ऐसे भी आपको 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। डायमीटर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे लेंथ होना चाहिए था, ठीक है, व्यास की जगह लेंथ। तो क्या कहते हैं, देखिए जैसे ये है कोई मिरर, तो इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस जहाँ से जो रे आके टकरा के वापस जाती है, वापस रिफ्लेक्ट होके जाती है, इसको क्या बोलते हैं, यानी जो M1 और M' लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक, इसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। और देखिए और भी कुछ यहाँ पे लिखा है, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, अब देखिए जहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो जैसे ये कॉनकेव है, तो जहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद किरणें मिलती है उसे बोलते हैं फोकस। रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे किरणें मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे बोलते हैं फोकस, ठीक है। और देखिए, और जो ये यहाँ पे फोकस है और जो ये अपर्चर है, अपर्चर के बीचों बीच एक पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं पोल, यानी कि P, ठीक है, इसे बोलते हैं पोल। और पोल और अब फोकस को मिलाते हुए, यानी एक C भी होता है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, जो ये लाइन होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका तो आंसर है क्या है, अपर्चर है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार और उल्टी को किस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि क्या है, ब्लड प्रेशर, स्लेवेशन, वॉमिटिंग, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, तो इन सबको करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल, ठीक है। मेडुला ऑब्लिगेंटा कहाँ पे होता है, तो ये होता है, देखिए ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं,
एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में क्या होता है, पोन्स और मेडुला, ये दोनों पाए जाते हैं हाइंड ब्रेन में। ठीक, मेडुला का और काम देखें तो ये क्या होता है, स्नीजिंग मतलब छींक मारना, कफ करना, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सब मेडुला का काम होता है। पोन्स की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, ये कर रहा है ब्रीदिंग को कंट्रोल, लेकिन पोन्स क्या कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सांस कितनी जल्दी या देर से ले रहे हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, पोन्स। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे किसी गर्म चीज़ पे हाथ पड़ गया तो हमारा हाथ अपने आप उठ जाता है वहाँ से, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसको कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइट्रोजन की निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। लाफिंग गैस देखिए N2O को बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। अब इसके यूज़ की बात करूँ, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि बेहोश करने के लिए। ठीक है, हॉस्पिटल में बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या फिर ज़्यादातर ये उपयोग कहाँ कहते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट दांत निकालते टाइम ये जो माउथ वाला एरिया है उसको बेहोश मतलब उसको सुन्न करने के लिए भी N2O का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्न में से किसके जैसा दिखेगा। ठीक है, तो न्यूलैंड ने क्या बोला था कि जो पहला तत्व है वो किसके जैसे, उसके गुणधर्म किसके जैसे होंगे, 8वें के जैसे। ठीक, तो 10वां है, 10वां का किसके जैसे दिखेगा, इससे 8, इसके मतलब इससे जो 8 पे होगा, इस पे 8 पे कौन होगा, 3। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, देखिए गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये होता है ना, पहले तत्वों का 8वें तत्व से मिलता है, तो 10वें का किससे मिलेगा, तीसरे से। ठीक, इसका आंसर हो गया थर्ड, मतलब आंसर है 4 लेकिन है थर्ड तत्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का पीएच स्तर होता है, यानी कि जो मानव शरीर है वो किस पीएच रेंज पे काम करता है। इंग्लिश में सही लिखा है, द ह्यूमन बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ, तो ये काम करता है 7.0 से लेकर 7.8। ठीक है, 7.0 से लेकर 7.8 पीएच के मध्य हमारी जो बॉडी है वो काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 सेल है और जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है कि 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, और बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, इनर्ट गैस के, नोबेल गैस के। ठीक है, तो इनमें देखते हैं नोबेल गैस कौन है, आर्गन है। ठीक है, नोबेल गैस आशा करता हूँ कि अब तक आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, हीलियम नियॉन, ठीक है, हीलियम नियॉन आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, द डैश हैज़ अबंडेंट वाइट फाइबर्स। वाइट फाइबर्स सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, तो टेंडन्स में। टेंडन में सिर्फ क्या पाए जाते हैं, वाइट फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ता है। टेंडन बोन को मसल से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है। ठीक है, और बोन तो पता है आपको, कार्टिलेज जो फ्लेक्सिबल होता है, हड्डी के जैसे फ्लेक्सिबल, जैसे कि हमारे पिन्ना है, कान के पिन्ना, वो सब फ्लैक्स इससे बने हैं। लिप्स हो गया, लिप्स भी किससे बना है, कार्टिलेज से। नोज़ का टिप हो गया, ये भी कार्टिलेज से बना हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, टेंडन। टेंडन में क्या होता है, वाइट फाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। डैश आनुवंशिक सामग्री के वाहक है। डैश आर द कैरियर ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल। तो हेरिडिटी मटेरियल को कौन लेके जाता है, जीन्स। ठीक, और जीन्स कहाँ पे होते हैं, देखिए ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, इस टाइप का क्रोमोसोम होता है, मतलब ऐसा नहीं होता, इससे अच्छा होता है क्रोमोसोम। जो ये दिख रहे हैं आपको, ये इसको बोलते हैं क्रोमेटिड, क्रोमेटिड है ये। ठीक, और ये बीच में जो जहाँ पे चिपके हुए हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ये भी पूछा गया, वहाँ पे एक क्रोमोसोम चिपके हुए रहते हैं, इसको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और ये जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड के ऊपर ये छोटे डॉट डॉट सी रचना होती है, इसी को बोलते हैं जीन। तो जीन इसके ऊपर होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो बोरबोरी नियम का है। बोरबोरी नियम ने क्या होता है कि जो किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन रखने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। जहाँ पे n क्या है, कक्षाओं की संख्या, जैसे k का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, l का क्या होता है, 2 होता है। तो l का 2 होता है, 2 रखेंगे n की जगह, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड गति से चलता है। समतुल्य विद्युत धारा क्या होगी। विद्युत धारा बताना है और विद्युत आवेश दिया हुआ है। देखिए
आई निकालना है हमें, आई निकालने का एक ही फॉर्मूला क्यू बाई टी होता है, ठीक। क्यू पता है हमें, टी पता करना है। अब टी कैसे निकालेंगे? टी देखिए सिंपल सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। स्पीड हमें दे रखा है ये देखिए, और डिस्टेंस निकाल लेंगे हम यहाँ से, रेडियस दे रखा है और टाइम पता चल जाएगा। देखिए ये रेडियस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये कवर करेगा, इसकी जो ये सरकमफेरेंस है इसका, ये परिधि के बराबर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, 2 पाई और आर कितना दे रखा है? 5 × 10⁻⁻11, ठीक है। इतना होगा, ओके। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कट के आएगा आपके पास 31.4 × 10⁻11, इतना आएगा आपके पास। ये क्या आ गया? डी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब लगा देते हैं इसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम निकालना है, इसको इधर भेजेंगे, स्पीड को नीचे, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी निकला 31.4 × 10⁻11 बाय स्पीड है 2.2 × 10⁻6, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे 17 हो जाएगा, इसको काटेंगे इससे तो ये आ जाएगा 14.27 × 10⁻17, ठीक है, सेकेंड। ये आ गया आपका टाइम, ठीक है। ये तो टाइम आ गया, पर हमें टाइम थोड़ी निकालना, हमें चाहिए आई। तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्यू हमें दे रखा 1.6 × 10⁻19 और टी अभी हमने निकाला 14.27 × 10⁻17, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, 0.0 लगा के इसे काट देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.12 × 10⁻³ एम्पियर। ये एम्पियर में आया, एम्पियर में कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमें पता है कि 10⁻³ क्या होता है? मिली एम्पियर होता है, तो 1.12 मिली एम्पियर, ये आ गया आंसर, पहला सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट इन द सेल ऑफ द रूट आर कॉल्ड, ठीक है। जड़ की कोशिकाओं में लंबे बाल जैसी भाग क्या कहलाते हैं? बाल जैसे भाग क्या कहलाते हैं? देखिए ये है, ये जो बाल जैसे भाग है, ये जो लंबे लंबे निकल रखे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रूट हेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रूट हेयर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन के वायु की उपस्थिति में जलाने पर किसका निर्माण होगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विल प्रोड्यूस, देखिए जब आयरन को हम वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, यानी कि Fe को जलाना है वायु की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, क्या बन जाएगा? Fe2O3, Fe2O3, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 3 यहाँ लगा दिया, ठीक, 2 यहाँ लगा दिया, 4 ये हो गया, ये बन गया। देखिए 4Fe + 3O2 गिव्स 2Fe2O3, ठीक है, ये बन गया Fe2O3 बन गया, ठीक है। Fe2O3 हमारा आंसर क्या हो गया? Fe2O3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन, मतलब कि सकारात्मक कार्य कब बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क कब बोलेंगे? देखिए जब हम जिस डायरेक्शन में बल लगाएंगे, ये वस्तु है, जिस डायरेक्शन में बल लगाएंगे और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में होगा, तब उसे बोलेंगे हम पॉजिटिव वर्क है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। इस कंडीशन में क्या होता है? 0 वर्क होता है पहले वाले में, ठीक है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव 180 का एंगल बनता है, cos 180 = -sin थीटा, और साइन की वैल्यू रखते हैं तो ये माइनस आ जाता है, ठीक। थर्ड है द अप्लाइड फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिस्प्लेसमेंट, ये तो गलत हो गया। फोर्थ है द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और यही सही है हमारा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 350 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास इतना, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, हमें दे रखा है फोर्स और मास, तो F = ma लगा लेते हैं, ma, ठीक। फोर्स दे रखा है 350, ओके, 350 फोर्स दे रखा है, मास को नीचे भेज देंगे, ठीक, = a एक्सेलरेशन, ओके। इसे काटा इससे, अब देखिए जब इसे काटेंगे आएंगे, ये किससे कटेगा? 0.7 बार पे कटेगा, 0.7 = a का जो यूनिट, अब देखिए 0.7 सब में दिख रहा है, ठीक, पर एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है? मीटर/सेकंड², तो मीटर/सेकंड² ये रहा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु संलयन यानी कि एटॉमिक फ्यूजन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है। स्वचालित रूप से ये कहाँ होती है? धरती के क्रोड में, परमाणु रिएक्टर में यानी एटॉमिक रिएक्टर में, और सागर की लहरों में या सूर्य में। तो एटॉमिक फ्यूजन कहाँ होता है? सूर्य में होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के कण जुड़ के हीलियम बनाते हैं, ठीक।
सागर में क्या होता है, टाइड्स आती है। परमाणु रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर में क्या होता है, फिजन होता है, ठीक है, बड़े इसको तोड़ते हैं, उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं, ठीक। ओके, तो आंसर हो गया सूर्य में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए एको सुनने के लिए। एको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए 17.2 मीटर, ठीक, 17.2 मीटर होगी तभी हम एको सुन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन दिखाता है। C6H14 देखिए, कार्बन देखिए, अगर एक कार्बन है तो उसे बोलेंगे मेथ, दो को एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन डेक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर आपको ये बताना चाहिए एल्केन क्या होते हैं, CnH2n+2, एल्कीन क्या होते हैं, CnH2n, एल्काइन क्या होते हैं, CnH2n-2, एल्काइल क्या होते हैं, ठीक है, एल्केन में से एक H को हटा देते हैं यानी कि CnH2n+1, ठीक है, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे ये है CnH2n+2, CnH2n+2, यही है ना इसका, देखिए 6 रखूँगा इस पर तो ये कितना हो जाएगा 14। तो CnH2n+2 ये क्या होता है, एल्केन, और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, हेक्स बोलते हैं, हेक्स, एन लगा देंगे इसमें तो हेक्सेन बन जाएगा ये, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, हेक्सेन। ओके, फर्स्ट हो गया इसका हेक्सेन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। अब जल्दीबाजी में बच्चे बहुत गलत करेंगे इसे, इंसुलेटर पर टिक मार के निकल जाएंगे, ठीक। अ कंडक्टर हैविंग सम अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज अ कॉल्ड, देखिए कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, कंडक्टर चालक की बात हो रही है, तो इंसुलेटर तो होगा ही नहीं। ऐसा चालक जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है, रजिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या होता है। जब पानी, हम किसी को पानी में डुबाते हैं तो पानी द्वारा ऊपर की तरफ एक बल लगाया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल या फिर बायंट फोर्स, ठीक। किसने दिया था बायंट फोर्स, आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति यानी कि पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। इंडस्ट्रियल यूनिट क्या होती है, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, ठीक। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक बनी रहती है। सेंसेशन जो होती है, साउंड की सेंसेशन कितनी देर तक बनी होती है, तो 0.1 सेकेंड। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि एको को सुनने के लिए 7.2 मीटर चाहिए कम से कम। और अगर टाइम की बात करूं कि टाइम कितनी चाहिए, मिनिमम टाइम कितना चाहिए, तो वो होता है 0.1 सेकेंड। एको को सुनने के लिए 0.1 सेकेंड का टाइम चाहिए होता है मिनिमम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउ द ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड, ठीक है। वेरिएशन किससे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक। देखिए आपको डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एक्सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, बाय पेरेंटल, इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, इसमें होता है ओनली 1, सिंगल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ए सेक्सुअल में नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब सेक्सुअल में मेन चीज़ ये है कि यंग वंस इनहेरिट सम कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स सम न्यू, मतलब कुछ कैरेक्टर तो अपने माता पिता से लेता है लेकिन कुछ नए आते हैं उसके अंदर। और जबकि ए सेक्सुअल में क्या होता है, ये क्लोन होते हैं। क्लोन मतलब हूबहू एक जैसे दिखते हैं अपने माता पिता के, ठीक। इट लीव टू एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन को भिन्नता उत्पन्न करते हैं क्योंकि इसमें नई कुछ लक्षण आते हैं तो ये भिन्नता उत्पन्न करते हैं, और ये डू नॉट लीड टू एवोल्यूशन, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। आइडेंटिफाई अ यूज ऑफ आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। तो पहला ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, थर्ड है फ्यूल इन एरोप्लेन, और फोर्थ है फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो देखिए यूरेनियम 92U235 ये जो आइसोटोप होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में फ्यूल की तरह, ठीक है, फ्यूल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, आयोडीन का उपयोग कहाँ, ये घेंगा यानी कि ग्वाइटर में, और कैंसर के लिए किसका, कोबाल्ट का, ठीक है, कोबाल्ट का कहाँ किया जाता है, इसमें कैंसर में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें मान होगा, ठीक। इस क्वेश्चन पे बहुतों को डाउट होगा, बहुतों के आंसर अलग अलग आएंगे, मतलब 2 आंसर आएंगे इस पे, एक तो डबल और एक आधा। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों आ रहा है और कौन सा सही करके आना है अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो। देखिए हीट एनर्जी हमें पता है क्या होता है, I = VIT = I²RT = V²/RT। आप देखिए इसमें अगर हम देखिए आर किस में, एक
थर्ड वाले में और एक सेकंड वाले में। तो अगर हम पहले थर्ड वाला लगाते हैं, ठीक है, यानी कि h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टी, ठीक है। इसमें क्या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसको अगर हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। रेजिस्टेंस को आधा करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, डबल, ठीक। तो पहला आंसर तो हो गया डबल, बहुतों को लगा हुआ डबल। अब देखिए अगर दूसरा लगाएं, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये लगाएं, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट के, यानी कि अगर इसको आधा करेंगे तो हीट भी आधी हो जाएगी, ठीक। यानी इसमें अब आ रहा है आधा। तो अब आंसर कौन सा सही होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आंसर कौन सा सही माना जाएगा। तो देखिए इसका आंसर सही होगा आधा, हाफ। अब इसका कारण मैं दो कारण देता हूँ, ठीक है। एक तो मैं देता हूँ जो किताबी कारण है और दूसरा देता हूँ फैक्ट। ये एनसीईआरटी के बुक से मैंने खिंचा हुआ फोटो है, देखिए इसमें साफ साफ लिख रखा है, ये लिख रखा है, देखिए इस नियम से यह स्पष्ट है कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, हीट की बात हो रही है, दिए गए प्रतिरोध में प्रभाव होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेकंड, दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, देखिए ये बोल दिया है दूसरा वाला, दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये बोल दिया गया। तो पहले तो आप ये साइंड कर सकते हो, अगर कोई बोले कि आधा कैसे आया, तो एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए आधा आया। दूसरी चीज़ देखिए, फैक्ट बताता हूँ, जैसे कि हो गया हमारा विद्युत हीटर हो गया टोस्टर हो गया, ये सब क्या हो गया, इनमें देखिए क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं। जैसे नाइक्रोम का बनाते हैं हीटर, विद्युत हीटर, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए वो हीट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट। प्रैक्टिकली भी हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकली यूज़ ऐसे ही हो रहा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। यानी कि जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने दे दिया आपको कि जो विद्युत हीटर होते हैं उसमें नाइक्रोम के बने होते हैं, वो नाइक्रोम के इसलिए होते हैं, उनका जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, ताकि हीट उसमें बहुत ज़्यादा जनरेट हो, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाएगी, ठीक। तो ये दो कारण बता दिए मैंने कि इसका आंसर आधा क्यों आएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी से अम्लीय है, मोस्ट एसिडिक कौन सा है इनमें से। तो देखिए ये होता है पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक होता है। 0 होता है सबसे एसिडिक, यानी H प्लस आयन सबसे ज़्यादा होता है इधर एसिड में, H प्लस आयन, और OH नेगेटिव आयन होता है बेस में, ठीक है। देखिए तो 0 है सबसे एसिडिक, यहाँ दिख रहा है, तो आंसर क्या हो गया हमारे 0, ठीक। 7 क्या होता है न्यूट्रल, 7 से नीचे क्या होता है एसिडिक, 7 से ऊपर क्या होता है बेसिक। नेक्स्ट, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन कर देगी। आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करना है, उसको डिस्प्लेस करना है, तो कैसे चाहिए, आयरन से जो ज़्यादा रिएक्टिव हो, ठीक है। तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं, देखिए ये है आयरन, आयरन से ऊपर जिंक है, एल्युमिनियम, मैग्नीज, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, जिंक है ऑप्शन में, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जिंक। बाकी ये सब क्या है आयरन से नीचे, तो ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। तो पीछे डिस्कस कर लिया हमने ये 2n², इसी को बोलते हैं बोर-बरी नियम, ठीक है, बोर-बरी नियम। नेक्स्ट देखते हैं 63 क्वेश्चन है कि 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना कार्य करेगा, वो 0 कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ बोला गया कि खड़ा है वो सूटकेस पकड़ के, ऐसा नहीं बोला गया कि चल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, यानी कि वर्क 0, W इक्वल टू FS, यानी S 0 तो W भी 0। नेक्स्ट, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसे बोलते हैं जो लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे कि फास्फोरस होता है 15 का हमने किया इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन 2, 8 और 5। लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसको लास्ट सेल पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता या फिर उसको लूज करना हो उसको बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। मतलब लास्ट सेल को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है या फिर इसको लूज करके इस वाले सेल पे जाना होता है तो उसको बोलते हैं वैलेंसी। जैसे कि इसको 3 और मिल जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा इसके बाद, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन उसे बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी उसे बोलेंगे जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है सेल को कंप्लीट करने के लिए। ओके, आंसर हो गया 5। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। ठीक, फिर से लगा देते हैं हम। F = m में F दिया हुआ है 21, m दिया हुआ है, इसको नीचे भेज देंगे 3, 7 बार में गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो 3.6 × 10⁶ यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है, रिएक्टेंट के बीच क्या आदान प्रदान, क्या इंटरचेंज करते हैं। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट होता है जब जैसे MgCl2 है और AgNO3 है, ये देखिए, तो क्या करेगा, ये इसकी जगह ले लेगा Ag की और Ag इसके पास आ जाएगा, डबल डिस्प्लेस हो जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, जैसे आयंस चेंज हो रहे हैं। देखिए MgCl2 में क्या है, मैग्नीशियम और क्लोरीन का आयंस है, ये दोनों टूटे, ठीक है, फिर ये भी टूटा, ठीक, ये ऐसे टूटे और फिर ये आयंस इसका आयन इसके साथ चल जाएगा, इसका आयन इसके साथ चल जाएगा, ठीक है, तो आयंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, आयंस चेंज हो रहे हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आयंस। ठीक है, अणु नहीं हो रहे, परमाणु नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, आयंस हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया 6 × 10⁻24 kg। चंद्रमा का द्रव्यमान याद करना है आपको 7.4 × 10⁻22 kg। ठीक है, और त्रिज्या देखिए चंद्रमा की होती है 1.7 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, इतनी होती है। ओके, और अगर बात करें दोनों के बीच की दूरी यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो ये होता है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। ठीक, और पृथ्वी की रेडियस की बात करें 6.4 × 10⁶, इसको किलोमीटर में ऐसे बोलते हैं 6400 किलोमीटर। ठीक, ये सब आपको याद होना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 80 kg की कार 90 km/h से चल रही है, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद ये कार रुकती है, ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा। ठीक है, बल निकालना है, बल का होता है F = m में। अब m तो है लेकिन a नहीं है, a निकाल लेते हैं। ठीक है, a कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से। ठीक, लेकिन इससे पहले देखिए जो वेलोसिटी दे रखी है km/h में दे रखी है, लेकिन हमें SI में बदलना पड़ेगा यानी मीटर/सेकंड में। मीटर/सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5/18 से इंटू कर देंगे, 18×5 = 90, तो ये आ गया 5/25, 25 मीटर/सेकंड आ गया इसकी स्पीड। कौन सी है ये, इनिशियल स्पीड। ठीक है, आप देखिए पहले वाले इक्वेशन लगाया u + at, v क्या होगा इसमें, v0 होगा। क्यों, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक जा रही है, देखिए यहाँ लिखा हुआ ब्रेक लगाने के बाद ये गाड़ी रुकती है, रुक गई। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, u दे रखा है हमें 25 निकला, प्लस a t दे रखा है 5। ठीक है, इसको इधर भेज देता हूँ, यानी कि 5a बराबर हो गया -25, तो a बराबर कितना हो गया 5 -5 मीटर/सेकंड²। अब देखिए माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि ब्रेक लगा रहे हैं हम, उसको रिटार्ड कर रहे हैं, रिटार्डेशन लग रहा है यहाँ पे। जो माइनस वाले एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक, तो a की वैल्यू आगे अब रख देते हैं F = m में, m है 800 और a है -5। ठीक, तो इसको करते हैं सॉल्व, 5×8 = 40। ठीक है, और 2 0। ठीक, इतना आ गया। ठीक, इतना न्यूटन आ गया, 4000 न्यूटन आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है। ठीक, तो पानी क्या होता है H2O, इसमें द्रव्यमान निकालते हैं, हाइड्रोजन का कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 16, काटा तो 1:8, हमेशा क्या आएगा द्रव्यमान का 1:8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था। ठीक है, उस पर लिखा हुआ था कि फोकस पे रख रहे हैं तो कहाँ पे बनेगी, और मैंने पढ़ लिया कि सी पे रख रहे हैं तो कहाँ बनेगी। तो पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन आपको गलत नहीं किया था, बस मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखिए इसमें है कि अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं, ठीक है, अनंत पे रख रहे हैं, अनंत पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। जब अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है ना, और कैसा बनता है, फोकस पे बनता है तो बहुत छोटा साइज़ का बनता है, पॉइंट साइज़ का, बिंदु साइज़ का बनता है। और अवतल दर्पण है तो आगे बन रहा है रियल इमेज बनेगा, रियल बन रहा है, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, हाँ फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए और बता देता हूँ मैं आपको इसकी कंडीशन। जैसे इन्फिनिटी पे रखा तो कहाँ बन रहा है, फोकस पे बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है। और आगे रखते हैं, जैसे सी के परे रखते हैं, बियॉन्ड सी, तो कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा। कैसा बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनता है, सेम साइज़ का बनता है, ठीक। और सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी के परे बनेगा, एफ पे रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा। और ये स्पेशल केस है, यानी पी और एफ के बीच में रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक। और बड़ा बनता है, सीधा बनता है, और कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2। देखिए CO2 कैसे निकालेंगे परसेंटेज किसी का। सबसे पहले उसका जो द्रव्यमान है, यानी कार्बन का कितना होता है, 12। अपन टोटल द्रव्यमान कितना है, 12। और देखिए 12 और इसमें ऑक्सीजन है 2, यानी 32 इंटू 100 लगा देंगे परसेंटेज के लिए, ठीक। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 12/32 और ये कितना हो गया, 44 हाँ, इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 कम 4, 4 कम 4, 4 6 12, ठीक। अब इसको 300 को 11 से करेंगे तो 2 बार में तो गया है, 22 बार में 2 गया है 22, ठीक है। और बचा कितना इसमें 8 80, तो 7 बार में गया, 27.3 आएगा, ठीक, 27.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट डू सब्सिक्यूट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में कितने मास का डिफर होता है। देखिए होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, CH2 का डिफरेंस होता है उसमें। मतलब कि एक सीरीज होती है जिसमें जो ग्रुप होता है ना, क्रियात्मक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल होगा। ग्रुप मेंबर होते हैं, मेंबर में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। तो मास निकाल लेते हैं। C का होता है 12 और H का होता है 2, तो कितना हो गया, 14 हो गया। 14 का डिफरेंस होता है इनमें, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है। यानी कि H'/H को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है M क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसी को आगे बोलेंगे मिरर के केस में क्या होता है, -V/U, ठीक। ये होता है पूरा, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरा एंड फोना किसको बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरा और फोना, देखिए फ्लोरा बोलते हैं पौधों को यानी वनस्पति को, और फोना बोलते हैं जानवर को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डैश को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता, इनमें से कौन सी बीमारी आँख की जिसे चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। मायोपिया कर सकते हैं, ठीक है, अवतल लेंस से, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को भी कर सकते हैं, किससे, उत्तल। और प्रेस बायोपिया को भी कर सकते हैं, ठीक है, बाईफोकल लेंस से, यानी दोनों लगा सकते हैं, ठीक। और मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट का क्या होता है, ऑपरेशन होता है, या तो लेजर से निकलेगा या फिर ऑपरेशन होता है इसका। तो ये तो ऑपरेशन से होगा, ऑप्शन हो गया हमारा C। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में होता है। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिनमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन में क्या होता है 1H1, यानी एक प्रोटॉन नहीं होता है उसमें, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बस न्यूट्रॉन होता नहीं है इसमें, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तो सुने कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, ठीक। तो कुत्ते के काटने से होती है रेबीज बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी, ठीक है। इवापोरेशन ऑफ वाटर में वृद्धि किसके कारण होगी, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी, ठीक है, जल के तापमान में कमी, जल के तापमान में वृद्धि, हाँ तो ऑप्शन नंबर C सही है। इवापोरेशन की रेट देखिए किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो एरिया पे करती है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी एरिया को बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन की रेट भी बढ़ेगी। दूसरा करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवापोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा होता है ह्यूमिडिटी के इनडायरेक्टली होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन की रेट कम होगी। चौथा है स्पीड ऑफ विंड, ठीक है, स्पीड ऑफ विंड या फिर एयर की जो स्पीड होती है उस पर डिपेंड करता है। इसमें कैसा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज़्यादा स्पीड हो उतना ज़्यादा इवापोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जामान कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होती है। तो इनमें से कौन सी गैस है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ऊपर होती है, तो हाइड्रोजन होती है। और हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, फ्यूचर का फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। फ्यूचर फ्यूल किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन को ही बोलते हैं। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं। 1 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। 1 ओम के 4 प्रतिरोध को सीरीज में लगाया तो रिजल्टेड रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4 ओम।
आंसर नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, पुरुष सेक्स हार्मोन क्या है इनमें से? तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये क्या होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, इंसुलिन तो आपको पता है जो आइलेट ऑफ लैंगर है ना उसकी बीटा सेल से रिलीज होती है इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? देखिए अगर यहाँ पे स्किन होता, स्किन, तो वो होता आंसर। ठीक है, पर स्किन नहीं है तो क्या होगा? लीवर। लीवर जो होता है सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, अगर इंटरनल अंग की बात करें, इंटरनल में तो लीवर होता है, पर अगर डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जैसे इसमें पूछ रहा है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, तब होता है स्किन, पर स्किन है नहीं आंसर में, इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन मेंडेलीव ने जब कार्य को शुरू किया था, यानी तत्वों का वर्गीकरण किया था, तो उस समय डैश तत्वों को जाना जाता था। उस समय कितने तत्व थे जब मेंडेलीव ने अपना कार्य शुरू किया था? तो उस टाइम थे 63 तत्व। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अयस्को का भर्जन क्यों किया जाता है? ठीक है, अयस्को का भर्जन यानी कि उसका रोस्ट क्यों किया जाता है अयस्को का? तो अयस्को का रोस्ट इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जो सल्फर की अशुद्धियाँ हैं वो निकल जाए। ठीक है, रिमूव सल्फर इम्प्योरिटीज़। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। शुगर कैन यानी कि गन्ना में क्या होता है? तो शुगर कैन एक तो ग्लूकोज होगा और एक होता है सुक्रोज। गन्ने में क्या होता है? सुक्रोज, टेबल यानी सुक्रोज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोर अवस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को कहते हैं प्यूबर्टी, यौवन की अवस्था। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था क्या होता है एज इसकी। तो देखिए गर्ल्स में होती है 11 से लेके 12 साल। ठीक है, और बॉयज़ में होती है 13 से 14। एवरेज बता रहा हूँ ये एवरेज, ऐसे तो बहुत जगह आपको अलग अलग मिलेगी। आजकल जो मॉडर्न लाइफ है उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स में होती है 8, बॉयज़ में होती है 9। ठीक है, आजकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी जो एवरेज होता है वो होता है 11 से 12 गर्ल्स में, और बॉयज़ में होता है 13 से 14 बॉयज़ में। ठीक है, अगर प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी में होता क्या है? तो देखिए गर्ल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका ऑन हो जाता है, यानी कि पीरियड्स होने लग जाते हैं उनके। हिप्स बोन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हिप्स बोन बढ़ जाता है। ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये तो गर्ल्स में होता है। बॉयज़ में क्या होता है? बॉयज़ में जो उनकी आवाज़ होती है वो मोटी हो जाती है, वोकल्स कॉर्ड में चेंजेस आने लगते हैं, और दाढ़ी आ जाती है उनकी। ठीक है, बाल आने लग जाते हैं, ये सब होने लग जाता है बॉयज़ में और गर्ल्स में। इसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इन्वॉल्व व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। ठीक है, निम्न में कौन सी गैस विकसित होती है जब एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा? देखिए एथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। एथेनॉल होता है C2H5OH, C2H5OH, सोडियम होता है सोडियम। जब इसको करवाएंगे तो ये हो जाएगा C2H5ONA, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या एक H गायब हो गया। ठीक है, तो ये गैस कौन सी रिलीज हुई? हाइड्रोजन। ठीक है, C2H5ONA, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और गैस कौन सी रिलीज होगी? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? ठीक है, हीट भी निकलती है उसे, तो उसमें क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें से हीट निकलती है, और जिसको हीट चाहिए होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। अनंत पे रखते हैं, ये डबल बार आ गया क्वेश्चन से। ठीक, अनंत पे रखते हैं तो कहाँ पे बनती है? फोकस पे बनती है। ठीक है, कैसे बनता है? छोटा बनता है, बहुत छोटा पॉइंट साइज बनता है। रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ठीक, तो फोकस पे बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट किस में बनता है? तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जब एक ज़्यादा रिएक्टेंट एलिमेंट कम रिएक्टेड वाले को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। ठीक, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जब दो करते हैं ऐसा काम, यानी पहले वाले को दूसरे से हटा दिया, दूसरे वाले को पहले से, और इसमें अभी हमने देखा क्या चेंज होते हैं? आयंस का इंटरचेंज होता है। ठीक, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। एक होता है न्यूट्रलाइजेशन, और दूसरा होता है आपका पीपीटी वाला, प्रेसिपिटेशन वाला। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, और ये सॉल्ट कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक, और पीपीटी में यानी प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? दो जो होते हैं, मतलब दो तो आपस में आयंस को वो करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, और बनता है क्या इसमें? पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है? अलग से एक या तो ऊपर जमा हो जाएगा ऊपर, या फिर नीचे जमा हो जाएगा पीपीटी, और इसका कलर होता है अलग अलग कलर, येलो वाइट अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन बताना है, वो भी कैसे, मास कंसंट्रेशन। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इंटू 100। सॉल्यूट का मास कितना है 41, सॉल्यूशन का कितना है, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तब बनेगा सॉल्यूशन, यानी 320 और 41 163, तो 361 ये हो गया टोटल सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। इसको इंटू करते हैं, ये लगाएंगे तो एक बार में तो जाएगा ही, एक बार में जाएगा, ओके। तो 11.31 आएगा, 11.36% आएगा, ठीक। इसका आंसर क्या आएगा 11.36%, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है। बेरी बेरी जो बीमारी है वो किसकी कमी से होता है, तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होती है। अब कोई जल्दीबाजी में यहाँ पे टिक मार के आ जाएंगे, यहीं तक पढ़ेंगे विटामिन B1 और बस चलो, ठीक है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है, ओके। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो प्राप्त होता है, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड को हम जल में विलय कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, देखिए। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्लस जल यानी H2O, तो क्या लग रहा है आपको, क्या बनेगा H2SO4, ठीक। तो क्या बनता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 बनता है। क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरी लौ का उत्पादन होता है, ठीक है, यानी इन फायर क्रैकर्स ग्रीन फ्लेम्स आर प्रोड्यूस ऑफ बिकॉज ऑफ विच केमिकल, किस केमिकल की वजह से होता है, तो इसका आंसर है बेरियम। बेरियम की वजह से वो हरी लौ का उत्पादन करते हैं। रेड अगर पूछे कि रेड किसकी वजह से होता है, तो रेड होता है स्ट्रॉन्शियम की वजह से। स्ट्रॉन्शियम के बारे और बता देता हूँ मैं आपको। रेड होता है स्ट्रॉन्शियम, ऑरेंज होता है कैल्शियम, येलो होता है सोडियम और ग्रीन होता है बेरियम की वजह से, ब्लू होता है कॉपर की वजह से, और ये आगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सुनिए, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक में पिछली वीडियोस में करवा चुका हूँ, तो आप बताइए इसका आंसर क्या है, जेलीफिश, ठीक। जेलीफिश इसका आंसर। जेलीफिश क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, बाकी सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जेलीफिश क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है, ठीक है, यूज टू वॉच 3D मूवी कंटेंट ग्लास, ठीक है। 3D मूवी को देखने के लिए कौन से चश्मे का प्रयोग किया जाता है, पोलराइज्ड यानी कि एक तरह के वो लाइट रेज को ये आने देती है, ठीक है, पोलराइज्ड कर देती है, ठीक। तो इस टाइप के होते हैं, इसमें लाइंस भी खींची रहती है, 3D चश्मा ऐसा होता है जो, ठीक है, लाइंस खींची रहती है ऐसे ऐसे, पोलराइज्ड होते हैं, धूर्वण मतलब, पोलराइज मतलब धूर्वण, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसका होता है, देखिए ये था प्रिज्म, यहाँ से लाइट गुजारा, ठीक, तो किस में जाता था, विबग्योर, ठीक। सबसे ज़्यादा कौन डिस्प्लेस हुआ, वॉयलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, ठीक है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया, वॉयलेट, बैंगनी। और अगर पूछता कि आंखों को कौन दिखाई देता है, मतलब आसमान में तो ब्लू दिखाई देता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है ना, पर आंखों को जो कैची होता है ना, आई कैचिंग जो होता है वो होता है ब्लू, मतलब आई कैचिंग तो सबसे ज़्यादा होता है ब्लू, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है बैंगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है, ठीक। सबसे भारी धातु मैंने बता ही दिया आपको, क्या होता है, ऑस्मियम, ठीक। सबसे हल्की क्या होती है, लिथियम, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्रिमल ग्लैंड क्या स्रावित करता है, लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ होता है, आंखों में होता है, और क्या स्रावित करता है, ये आंसू को, टीयर को, ठीक। थैंक यू गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपको वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।